all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम लोग चालू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नीट के लिए विच इज ट्रांसक्रिप्शन. लगा लो हेडिंग. अब ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली होता क्या है, ये मैं आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया दे चुकी हूँ लास्ट क्लास में. ट्रांसक्रिप्शन इज कन्वर्जन. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शांति से पढ़ेंगे. ऑफ डीएनए टू आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. अब आपको याद हो तो हम लोग ने जब रेप्लिकेशन किया था तो उस टाइम पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था. क्यों? क्योंकि हमें डीएनए बनाना है डीएनए की मदद से. अब क्या करना है, हमें आरएनए बनाना है डीएनए की मदद से. तो डीएनए डिपेंडेंट उसकी मदद चाहिए आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज कि किस तरीके से होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है. अभी इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है. टेम्पलेट स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होता है का क्या मतलब है कि हमारे पास डीएनए है, एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डीएनए होगा का स्ट्रैंड होगा उसे हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. या फिर उसको बोलते हैं हम सेंस स्ट्रैंड. लेकिन जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड होगा उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड. एक सेंस स्ट्रैंड होगा और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा. तो कोडिंग वाला कोड करेगा, टेम्पलेट वाला जो टेम्पलेट करेगा. अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, सिर्फ वही स्ट्रैंड बनाएगा हमारा आरएनए और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अब आपके दिमाग में या मन में ऐसा सवाल होगा कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ले रहे हैं. हम दोनों स्ट्रैंड लेकर के भी तो उसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकते थे ना. पर ऐसा नहीं होता है. और ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके 2 रीजंस हैं. तो सुनो, अगर दोनों ही स्ट्रैंड से हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हमारे पास एक आरएनए वैसा होगा जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला ट्रांसक्रिप्शन होगा और एक आरएनए ऐसा होगा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला होगा. तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला होगा वो दोनों मिल करके कंबाइन करके क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं होगा. समझे? अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम का जो हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो जो आरएनए बनता है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड आरएनए का. मैं आगे बताऊंगी फ्यूचर में मतलब अभी थोड़ी देर में बताऊंगी. पर लेकिन अगर हम लोग दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड का भी अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड तो हमारे पास बन ही रही थी पहले से भी, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम बन जाएगी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री. तो दोनों स्ट्रैंड ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो वो दोनों चाहिए कि मैं डबल स्ट्रैंडेड बना लूँ. तो ये तो फिर मतलब फिर उससे प्रोटीन तो बनेंगे ही नहीं. फिर आगे ट्रांसलेशन मतलब आरएनए के बाद ट्रांसलेशन होता है जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. अभी आज के लेक्चर में लेकिन सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वो ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं होगी. उसके अलावा एक और चीज़, अगर 2 आरएनए बनेंगे एक ही साथ, मान लो कि ट्रांसलेशन हो भी रही है तो हर दोनों आरएनए के सीक्वेंस अलग अलग होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है पर इसका मतलब ये नहीं सीक्वेंस सेम होंगे. तो क्या होंगे, सीक्वेंस अलग अलग होंगे.
और सीक्वेंस अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, क्योंकि हर प्रोटीन का एक सीक्वेंस होता है। और अगर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, और अगर प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो इतना एक ही खाली आरएनए से इतने सारे प्रोटीन बनेंगे, तो ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। क्या अभी कॉम्प्लेक्स है? नहीं, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, फटाफट हम लोग कर सकते हैं, उतना सिंपल है। समझे इतना? तो अब एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसक्रिप्शन unit. Now what is transcription unit? The segment of DNA that takes part in transcription. इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही, एक हमारा DNA है, उसका सेगमेंट बनता है, मतलब उसका एक सेगमेंट है, बनता है क्या, एक DNA उसका एक सेगमेंट है। ये जो पार्ट है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसमें पार्ट लेगा, इसलिए वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब उसके 3 पार्ट है, एक है प्रमोटर, एक है बीच में टर्मिनेटर, बीच में सॉरी साइड में टर्मिनेशन, और बीच में जो होगा वो होगा स्ट्रक्चरल। ये जो पार्ट है दैट इज इनिशिएशन साइड। तो मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या 3 चीजें बोली आपको, एक होगा प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होगा टर्मिनेशन जीन। जो प्रमोटर जीन है, अब मेरी वर्डिंग समझना, जो प्रमोटर जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम प्रेजेंट होगा, मतलब पहले। टर्मिनेशन जीन डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो? अब एक एक चीजों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रमोटर जीन, जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर जीन सबसे पहले तो क्या करती है, वो एक जगह है वेयर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स। अब मैं एक चीज और ऐड कर रही हूं विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। समझ रहे हो? ये मैं बता चुकी हूँ। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की मदद से इधर यहाँ पे इनिशिएशन होगी। दूसरी चीज, इट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम। मतलब स्ट्रक्चरल जीन से पहले है, इसलिए उसको अपस्ट्रीम बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब ना प्रमोटर जीन है ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मैं डिफरेंट बताती हूँ। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रमोटर जीन है वो होती है टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। और यूकैरियोट्स में होती है हॉगनेस बॉक्स या फिर कैट बॉक्स। अब इन सब का मतलब क्या है? तो प्रमोटर जीन तो मैंने आपको बोला कि अपस्ट्रीम प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चरल जीन के। ये हमारी स्ट्रक्चरल जीन है इधर, यहाँ पे प्रमोटर जीन। अब इधर से इनिशिएशन हो रहा है। इनिशिएशन के 10 बेस पेयर पहले एक पूरा सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जो कि होगा TA
TAT का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। कहाँ पे? -10 बेस पे। -10 बेस पे इसमें माइनस कैसे आया? वो इसलिए क्योंकि इनिशिएशन साइड के 10 बेस पर पीछे, तो -10 बेस पर बोलते। तो ये प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होगा? TAT वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होगा -20 बेस पेयर पे, या फिर CAAT वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, कैट बोलते हैं जिसको, -80 बेस पेयर पे, -70 to -80। समझ रहे हो इतना? प्रमोटर जीन जो है सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल जीन के पहले प्रेजेंट होती है, वहां पे इनिशिएशन होगी, RNA पॉलीमरेज आएगा, ट्रांसक्रिप्शन करना चाहेगा, कहाँ पे करेगा? प्रमोटर जीन पे करेगा। समझे इतना? उसके अलावा एक और चीज, प्रोकैरियोट्स जो, चलो ठीक है वो मालूम बताती हूँ। इसमें प्रोकैरियोट्स में TATA बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स, जो -10 बेस पेयर पे होता है। कहाँ स्ट्रक्चरल? यूकैरियोट्स में, बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है आज, यूकैरियोट्स में TAT वाला बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं जो -20 बेस पेयर, यानी 20 बेस पेयर पहले स्ट्रक्चरल जीन के, और कैट बॉक्स जो होता है वो 70 बेस पेयर पहले प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो इतनी बात? अभी सीक्वेंस जहां पर ये प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज होंगे और वहां पर जाके होगी हमारी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल जीन पे। एक एक पॉइंट, अभी कुछ नहीं। वो वाली जगह जहां पर ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली हो रही है। तो प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और यूकैरियोट्स में कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक मतलब बहुत सारे जो बेस पेयर है वो अमाइनो एसिड बनाएंगे और उससे एक, मतलब बहुत सारे सिस्टोन बोलना चाहूंगी मैं, बहुत सारे सिस्टोन से हमारा एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा। पर मोनोसिस्टोनिक में एक ही सिस्टोन चाहिए एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्मिनेशन जीन। ऐसी जगह, ऐसा पार्ट जहां पर टर्मिनेट हो जा रहा हो। रेप्लिकेशन देखो बहुत बहुत मिस्टेक हो रही हैं आज। ट्रांसक्रिप्शन अब ध्यान रखूंगी। स्टॉप्स यहां पर रुक जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक सेकेंड, चलो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें पता है DNA चाहिए, उसके बगैर तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। उसमें भी हमें क्या काम का है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसके अलावा क्या चाहिए हमें? RNA पॉलीमरेज, पर वो मैं अभी नहीं लिखना चाहूँगी, मैं लास्ट में लिखूँगी RNA पॉलीमरेज। इसके अलावा चाहिए होता है हमें मैंगनीज Mn+2 एंड Mg+2 एज कोफैक्टर, याद रख लो खाली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब अगर आपको याद हो तो हम लोग ने रेप्लिकेशन में भी ऐसे ही किया था, हम लोगों को उसमें भी एनर्जी चाहिए थी, तो हमने क्या यूज किया था? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ RNA बन रहा है तो हम राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट यूज करेंगे। अब RNA पॉलीमरेज जो हम यूज करते हैं तो वो 3 यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में तो नॉर्मल RNA पॉलीमरेज जो होता है एक ही, कुछ डिफरेंस नहीं है। तीनों में mRNA, tRNA, rRNA।
तीनों जगह पे यूज होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, उसमें 3 टाइप के आरएनए होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज 1, जैसा हमने डीएनए में किया था वैसा आरएनए में। पर फर्क क्या है? डीएनए में 1 2 3 डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में थे, यूकैरियोट्स में अल्फा बीटा गामा कैपा लैम्बडा था। पर लेकिन यूकैरियोट्स में यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है और आरएनए पॉलीमरेज 3 है। और ये तीनों अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 का यूज होता है 28S rRNA, 5.8S rRNA और 18S rRNA। सेकेंड वाला यूज होता है mRNA में, थर्ड वाला यूज होता है 5S rRNA, tRNA, एक है snRNA और एक है snRNP, जिसको मैं अभी नहीं, आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इसको सिर्फ इतना याद रख लो, जो rRNA है वो मोस्टली सब आरएनए पॉलीमरेज 1 है, पर लेकिन जो सिर्फ 5S rRNA है वो इधर है। mRNA आरएनए पॉलीमरेज 2 और tRNA आरएनए पॉलीमरेज 3, ऐसे आप याद कर लो। तो स्टार्ट करते हैं एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, तो ये है हमारा नॉर्मल डीएनए। इसका सबसे पहले होगा हमारे लिए इनिशिएशन। इनिशिएशन होगा तो जो डीएनए है अब सबसे पहली बात मैं इसको चालू करने से पहले बोलती हूँ, जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो करेगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। पर आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 2 चीजें होती है, एक उसका कोर एंजाइम जिसके पार्ट्स है अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। उसके अलावा इसमें होता है सिग्मा फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इनिशिएशन। क्या होता है ना कि इनिशिएशन होगा तो इनिशिएशन में क्या क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इधर आएगा, ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। और बीच में है सिग्मा फैक्टर। इसके सिग्मा फैक्टर के कुछ फंक्शंस होते हैं, और वो क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला तो इट विल आइडेंटिफाई द इनिशिएशन साइट। उसने यहाँ पर इनिशिएशन साइट आइडेंटिफाई की। दूसरा क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज को लेके आया डीएनए के पास, टेक्स आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए फॉर ट्रांसक्रिप्शन एट अ स्पेसिफिक साइट, जहां पे उसको जाना चाहिए था रिकॉग्निशन साइट पे। अगर सिग्मा फैक्टर एब्सेंट हो, मान लो सिग्मा फैक्टर हो ही नहीं, तो क्या होगा? अगर सिग्मा फैक्टर एब्सेंट हो तो कहीं पर भी आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा और कहीं से भी चालू कर देगा ट्रांसक्रिप्शन। कोई भी उसकी साइट, इनिशिएशन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं। You cannot recognize initiation site या recognition site। और कहीं पर भी जाके अटैच कर जाएगा और कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन चालू कर देगा। ठीक है, इनिशिएशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ यहाँ पे आया, उसके बाद किसको बुलाएगा वो, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको बुलाएगा। क्यों इसको बुलाएगा? क्योंकि अगले स्टेप में इसकी जरूरत है। किस स्टेप में? सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, इलोंगेशन।
जहां पर भी स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं ना, वहां पे हमें इलोंगेशन करना है। जैसे कि देखो, पहले इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ था, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज आया था इसके पास। अब क्या होगा, अब आरएनए पॉलीमरेज शुरू कर देगा। किसको शुरू कर देगा, आपको मुझे नहीं, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी एनर्जी है, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है और हमारे पास सबस्ट्रेट भी है। मैं डीएनए के रेप्लिकेशन में ये बात बता चुकी हूँ कि ये दो काम करते हैं। एक तो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, हमको आरएनए बनाने के लिए सबस्ट्रेट चाहिए, और दूसरा ये एनर्जी भी, क्योंकि फॉस्फेट है तो इसलिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझे इतना? दो स्टेप हुए। सबसे पहला इनिशिएशन, जिसमें सिग्मा फैक्टर इंपॉर्टेंट था। दूसरा है हमारा इलोंगेशन, जिसमें क्या करेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की मदद से आगे आगे स्ट्रक्चरल जीन का होगा फॉर्मेशन, आरएनए बनाएगा। तो इसमें मैं क्या लिखना चाहूंगी, इलोंगेशन में इधर लिख देता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। लास्ट स्टेप होगा हमारा इलोंगेशन के बाद, गेस कर सकते हो? टर्मिनेशन, खत्म करना है हमें। तो टर्मिनेशन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए वो है रो फैक्टर। आई थिंक सो इसकी साइन ऐसे ही होती है, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। तो अब एग्जैक्टली क्या हुआ, जब भी आरएनए पॉलीमरेज जो हम लोगों का चालू हुआ था इनिशिएशन पे, इलोंगेशन पे शुरू है, तो जब भी वो टर्मिनेशन साइट पे पहुंच जाता है ना, तो सिग्मा फैक्टर बाहर आ जाता है और रो फैक्टर अंदर चला जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे रो फैक्टर अंदर चला जाता है आरएनए पॉलीमरेज के, उसको बोलते हैं भाई साहब रुक जाओ, टर्मिनेशन साइट आ गया है। आरएनए पॉलीमरेज को बोलता है यहीं रुक जाओ, हमारा एमआरएनए जो भी है वो बन चुका है, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है आगे ट्रांसक्रिप्शन करने की, यहीं पे रुक जाओ। तो वो स्टॉप करता है टर्मिनेशन को। कौन? रो फैक्टर, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। समझे इतना? चलो फटाफट से एक बार रिवाइज करा लेती हूँ। सबसे पहले डीएनए है, उसका होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कोर एंजाइम होता है और सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर का क्या फंक्शन होता है, एक तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशिएशन की जो साइट होगी उसको रिकॉग्नाइज करेगा, दूसरा अपने दोस्त आरएनए पॉलीमरेज को लेके आएगा और उसी से सारा काम करवाएगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच होगा, फिर चालू होगा हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन में सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन साइट पे पहुंच जाएगा, तो अब ये प्रोसेस हो जाएगा टर्मिनेशन। और ये टर्मिनेट करेगा कौन, टर्मिनेशन साइट पहुंचते ही रो फैक्टर या रो प्रोटीन आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, सिग्मा फैक्टर को बाहर निकाल देगा। अगर रो प्रोटीन आ गया तो इसका मतलब वो आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप कर देगा, बोलेगा यहीं तक करनी थी ट्रांसक्रिप्शन, अब रुक जाओ, और हमारा आरएनए जो है वो बन चुका है। ये प्रोसेस है हमारे ट्रांसक्रिप्शन की। बहुत ईजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें, इतना ऐसे कॉम्प्लेक्स भी कुछ नहीं है। जैसे रेप्लिकेशन में थोड़ा बहुत तो था, इसमें तो वो भी नहीं है, बहुत ईजी है ये। अब प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एक दो पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहला, both transcription and translation takes place in cytoplasm. क्योंकि उसके पास ऐसा जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है, डीएनए घूम रहा होता है, तो इसीलिए साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसलेशन होता है। इसीलिए वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड।
कपल्ड का मतलब क्या है, वो कपल नहीं, ये कपल का मतलब ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो साथ में थोड़ी देर में ट्रांसलेशन भी हो ही जाएगी, क्योंकि साथ में ही करना है। और क्यों साथ में हो जा रही है, एक और रीज़न इसका ये है क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन? इसका मतलब ये है कि हम इसे पढ़ने वाले हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तब जाके वो आरएनए बनता है। अगर ऐसा होता कि ट्रांसक्रिप्शन करना है उसके बाद मॉडिफिकेशन करनी है फिर ही ट्रांसलेशन करना है, तो कपल्ड नहीं होगी, जैसा कि किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, जो अभी इसके एग्जैक्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो किस में नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ ऐसा काम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ट्रांसलेशन करना, तो साथ साथ में दोनों प्रोसेस होती रहती है इन द साइटोप्लाज्म। तो विद दिस नोट विल मूव ऑन टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। चलो लेट्स स्टार्ट विद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा जो आरएनए है वो ये है, बहुत मज़ेदार है हमारा आरएनए। इस आरएनए को हम बोलते हैं HNRNA which is heterogeneous nuclear RNA, या फिर सिर्फ हीटरो न्यूक्लियर आरएनए, या फिर इमैच्योर आरएनए, या फिर नेसेंट आरएनए। क्यों नेसेंट, क्योंकि अभी हमारा काम बाकी है इसमें। नेसेंट आरएनए, 4 नाम बोले मैंने, हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हीट्रो न्यूक्लियर आरएनए, इमैच्योर आरएनए, नेसेंट आरएनए। इसे हम HNRNA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये है हमारा यहाँ पे 5 प्राइम है, ये हमारा यहाँ पे 3 प्राइम है। सबसे पहला स्टेप जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं मीथाइलेशन। क्या बोलते हैं, मीथाइलेशन। मीथाइलेशन का मतलब क्या है, मीथाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ 7 मिथाइल ग्वानोसिन एट 5 प्राइम। इसका मतलब ये जो है पूरा HNRNA, इसके 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड होगा हमारे पास, 7 mg, यानी कि 7 मिथाइल ग्वानोसिन। क्यों है मैं बाद में बताती हूँ, अभी शांति रखो, बहुत लोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करनी। और ये हमारा बचा हुआ HNRNA। अब मिथाइलेशन है वो किसी एंजाइम की मदद से होगा, उस एंजाइम को हम बोलते हैं ग्वानिल ट्रांसफरेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, मिथाइलेशन के बाद दूसरा स्टेप होगा पॉली एडिनाइलेशन। क्या होगा, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत सारे एडिनिन जो है 200 to 300 एडिनिन जो बेसिस है वो 3 प्राइम एंड पे ऐड करेंगे, तो वो हम कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। तो 5 प्राइम में हमने क्या किया था, मिथाइलेशन 7 mg, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग, कैपिंग भी बोल सकते हैं, कि हमने उसको टोपी बना दी 5 प्राइम पे, और 3 प्राइम पे बहुत सारे एडिनोसिन ऐड कर दिया। तो हमने अभी तक 2 काम किए, मिथाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन के लिए भी एक मैं एंजाइम याद करने का बोलूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पॉली एडिनाइल ट्रांसफरेज।
which is a template independent enzyme. Sorry, polyadenyl polymerase, which is a template independent enzyme. समझे इतना? 2 स्टेप मैंने पढ़ा है, एक मिथाइलेशन या कैपिंग, दूसरा पॉलीएडिनाइलेशन, तीसरा अब मैं बोलूंगी एक लास्ट स्टेप विच इज स्प्लाइसिंग। अब क्योंकि जगह नहीं है तो मैं आपको रब करके बताती हूँ, पर मैं बेसिक आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने इतने सारे रेड और ग्रीन ऐसे कलरफुल करने के लिए नहीं बोले। इसका कारण ये है कि जो रेड में बनाया मैंने वो थे एक्सॉन। क्या थे? एक्सॉन। जो ग्रीन में बनाया मैंने वो थे हमारे इंट्रॉन। तो हमें इंट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, हमको मैच्योर आरएनए जो बनाना है हमें उसमें इंट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, हमें उसमें सिर्फ एक्सॉन की ज़रूरत है। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है, सारे के सारे इंट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं और एक्सॉन जो है वो यही रहते हैं और बन जाता है ये एक्सॉन। ऐसा हो जाता है। ये मैं अभी आपको ऐसे डिटेल में बताती हूँ थोड़ा सा, पर इसको पहले समझ लो। पहला स्टेप हमारा था मिथाइलेशन और कैपिंग, किसकी मदद से किया? ग्वानिल ट्रांसफरेज की मदद से। उसमें हमने क्या किया? 7 मिथाइल ग्वानोसिन 7 mg की को टोपी पहना दी 7 mg की 5 प्राइम एंड पे। दूसरा स्टेप था हमारा पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइल मतलब बहुत सारे एडिनोसिन ऐड करने हैं, वो 3 प्राइम एंड पे 200 से 300 एडिनोसिन ऐड करेंगे। इंपॉर्टेंट, दिस एंजाइम इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। तीसरी चीज हम स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग का मतलब कट करेंगे, और कट कैसे करेंगे? इंट्रॉन को सारे बाहर हम निकाल देंगे और एक्सॉन को सारे जोड़ देंगे। एक्सॉन किसकी मदद से जुड़ेगा? लाइगेज की मदद से जुड़ेगा, जैसे हमने रेप्लिकेशन में किया था सिमिलरली। तो अब स्प्लाइसिंग को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ। चलो स्प्लाइसिंग, 7 mg कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेट। हमें क्या करना है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग बेसिकली कैसे होती है? जो एक्सॉन है वो तो एक्सॉन ही रहते हैं, जो इंट्रॉन है ना वो बबल फॉर्म करके ऐसे बाहर निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद सारे एक्सॉन जुड़ जाते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। लाइगेज का काम क्या है? वो एक फेविकॉल है, जोड़ देता है सारे। अभी इंट्रॉन निकले हैं, अब बीच बीच में से यहाँ कट लगा, यहाँ कट लगा, यहाँ कट लगा, तो वो एक्सॉन के जो है वो टुकड़े टुकड़े वो कौन जोड़ेगा? लाइगेज जोड़ेगा। अब स्प्लाइसिंग पे आते हैं। स्प्लाइसिंग किसकी मदद से होता है? स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स या फिर स्प्लाइसोसोम की मदद से होता है, जिसमें 2 चीजें आती है। एक होता है SNRNA, दूसरा होता है SNRNP, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। SNRNP इज ऑल्सो नोन एज नर्व। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स या स्प्लाइसोसोम बोलते हैं, उसकी मदद से ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। 2 टाइप के होते हैं, एक SNRNA, एक SNRNP। SNRNP का फुल फॉर्म स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन। अभी SNRNA पे जाते हैं, तो कितने टाइप के SNRNA होते हैं? 5 टाइप के, U1, U2, U4, U5, U6। अब बेसिकली क्या होता है ना, ये हमारा है एक एक्सॉन, ये है इंट्रॉन और ये है एक्सॉन। समझे? तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है U1, यहाँ पे प्रेजेंट होता है U2, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। उसके अलावा जो स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? U4, U5, U6, ये 3 चीज़ प्रेजेंट होती है। जब स्प्लाइसिंग होती है और इंट्रॉन बाहर निकलता है तो इंट्रॉन चला जाएगा, U1, U2 रह जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? एक्सॉन बचा पूरा का पूरा। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? U1 और U2 एक साथ इकट्ठा हो गया क्योंकि इंट्रॉन चला गया। उसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी इधर आता है, तो U4, U5, U6 ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
समझे? ये नहीं समझ में आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ तक याद कर लो, वही बहुत ज़रूरी है। स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स, स्प्लाइसोसोम इंपॉर्टेंट दो टाइप के होते हैं, SNRNA, SNRNP। स्मॉल बोलते हैं SNRNP को, और SNRNA 5 टाइप के होते हैं, U1, U2, U4, U5, U6। ठीक है, अभी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जैसे नहीं होता, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर इज एब्सेंट, उसके लिए हमारे पास दूसरा फैक्टर चाहिए होता है इनिशिएशन करने के लिए, जिसका नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, इसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नॉट कपल्ड। उसमें कपल्ड मतलब साथ साथ हो सकती थी, इसमें नहीं हो सकती है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो रही है न्यूक्लियस में, उसके बाद जो HNRNA है वो निकल रहा है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद इसका हो रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पेरेंट टीचर मीटिंग, और वो फिर बाद में करेगा ट्रांसलेशन। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है? पेरेंट टीचर मीटिंग है? नहीं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 चीजें आती है, एक मिथाइलेशन और कैपिंग, दूसरा पॉलीएडिनाइलेशन और तीसरा स्प्लाइसिंग। सबसे पहली चीज है कैपिंग। कैपिंग में मैंने क्या बताया आपको? एडिशन ऑफ 7-methyl guanosine at 5' end of HNRNA। ऐसा क्यों होता है? इसका फंक्शन क्या है? इसके 2 फंक्शन है। सबसे पहला तो है ना, जैसे HNRNA ना साइटोप्लाज्म में जाएगा ना, तो साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियोलेस, जो क्या करेगा, न्यूक्लियर कोई भी मटेरियल होगा उसको खा जाएगा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस क्या करेगा, सारा का सारा HNRNA खा जाएगा। अगर ऑब्वियसली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो HNRNA को खा जाएगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 7-methyl guanosine को, और उसके अलावा प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है ये mRNA, जब ट्रांसलेशन में हमें ज़रूरी पड़ेगा। दूसरी चीज़ है हमारे पास पॉलीएडिनाइलेशन। उसमें क्या ऐड होता है? एडिनिन। मैंने शायद एडिनोसिन बोला, उसको करेक्ट कर लेना। एडिनिन का एडिशन होता है 200 to 300 एडिनिन ऐड होता है 3' एंड पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है जो ये पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस करता है। तीसरा एंड लास्ट स्टेप दैट इज स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग क्या करता है? स्प्लाइसिंग इंट्रॉन को निकाल देता है और एक्सॉन को वहीं पर रखता है। अब पॉलीएडिनाइलेशन का मैं एक फंक्शन बताना भूल गई, वो है प्रोटेक्ट RNA फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस। वो सिर्फ न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करते हैं एंडोन्यूक्लियस। मतलब अगर आप HNRNA में कुछ भी चीज़ ऐड कर रहे हो तो उसका कुछ तो फंक्शन है, ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहे हो। समझे इतना? चलो,
इसी बात पे हम ट्रांसक्रिप्शन को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनेटिक कोड के साथ स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर शांति से सुना हो तो सब समझ में आएगा, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दी, जो समझाना था वो मैंने समझाया, इसके अलावा ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लगा लेना। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।